नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जहां चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन इधर जूम कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नया लुक, नया गेटअप, कई सारे सवाल हैं ऑडियंस की तरफ से और मेरे भी। लेकिन सबसे पहले भैया स्वागत है चैनल पर। चलिए, इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को भी दीजिए। सब्सक्राइब करिए ताकि हम हर वक्त आप सबसे इसके माध्यम से बोलते रहें, बात करते रहें और मिलते रहें। सबसे पहले भैया एक बात बताइए, आपको क्या कहा जाए? ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, क्या कहा जाए? या फिर एक नया नाम जोड़ा जाए, प्रभु श्री राम? क्योंकि जो लुक आया है नो डाउट एकदम डिट्टो वाला मार्क है, नजर ना लगे काला तिल लगवा लीजिए। वो देखिए, ट्रेंडिंग स्टार, रिकॉर्ड मशीन या दुनिया जो भी चीज़ें, तो ऑडियंस का प्यार और लोगों का मोहब्बत है। बट मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार को जितना भी आप नाम दे दीजिए, हर सिनेमा में अलग अलग किरदार तो आदमी करता ही है। तो हम कलाकारों के लिए एक पानी की तरह हैं हम जी। कि हमें कोई रोक नहीं सकता जी। पानी कभी रुकती नहीं और पानी के बिना ज़िंदगी बड़ा अधूरा है जी। तो बस बह रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहा है एक ऊर्जवान, चाहे वो फसल के लिए हो या दुनिया की ऊर्जा के लिए हो। तो कोशिश रहती है कि कलाकार होने के नाते मुझसे जो कराया जाए या भोजपुरी के हित में जो चीज़ें हो वो मैं करूं और सफल भी हो रहा हूं लगातार। मैं ही नहीं, अपनी भोजपुरी समाज सफल हो रही है। कि संघर्ष 2 का आपने देखा ही है कि आज चौथे सप्ताह में आज के डेट में, जबकि कोरोना काल के बाद, नोटबंदी के बाद, कोरोना काल के बाद ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही ख़त्म हो गई। कोई सिनेमा ना चलना, ना लोगों का आना, ना जागरूकता जो थी वो सब मोबाइल के द्वारा ही देखी जा रही थी। लेकिन संघर्ष के आने के बाद एक ऐसी आस जगी है कि होता है ना कि मरते को तिनका का सहारा, डूबते को तिनका का सहारा। तो वो सारी चीज़ें हुई और संघर्ष 2 के जितने भी टीम है सबने अपने लेवल पे हर आदमी ने मेहनत की और रत्नाकर जी ने भी बहुत मेहनत की। पराग सर, मेघा श्री, माही श्रीवास्तव, सब्बा खान, मानी जितने भी कलाकार आर्टिस्ट हैं, कैमरामैन से लेकर टेक्नीशियन जितने भी हैं, स्पॉट बॉय, हर आदमी ने अपना जी जान लगा दिया। हमारा फाइट मास्टर मलेश जो कि साउथ से आते हैं, उन्होंने कमाल का, दिलीप जी ने उसमें कमाल का किया। हमने एक सिनेमा में 3-3 फाइट मास्टर से हमने काम किया। डांस मास्टर हमारे सब अलग अलग थे। तो कोशिश है कि सबका इनपुट हमारे चीज़ों के लिए मिले और वो जब आउटपुट निकल के आया तो बहुत कमाल का निकल के आया। हमने भी देखा, हमारी बेटी कृति ने बहुत प्यारा काम किया, वो मुझसे भी बेहतर एक्टिंग की। तो हर आदमी का कहीं ना कहीं 110% था, तभी वो सिनेमा इतना बड़ा हिट हुआ। आपने संघर्ष 2 का सवाल छेड़ ही दिया है, तो सबसे पहले मुझे तो लग रहा है कि आप सुपरस्टार थोड़ा सा कम हो चुके हैं, क्योंकि आप कृति की एक्टिंग के सामने आपका एक्टिंग थोड़ा कहीं ना कहीं पौने टाइप का तरफ दिखता है। क्योंकि जो फ्लो है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एज ए मैच्योर आर्टिस्ट आपको भी कहीं ना कहीं वो काट चुकी है। देखिए, एक पिता के लिए, एक पिता के तौर पे मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी खुशी एक पिता को नहीं हो सकती कि उसके औलाद उससे बेहतर करे। और हर पिता का यही अपेक्षा होता है, हर पिता का यही उद्देश्य होता है कि उसके औलाद उससे बेहतर करे, उससे बड़ा नाम करे। तो कृति का एक्टिंग लाइन में कोई ज़्यादा दिलचस्पी होता ही नहीं है। वो पढ़ाई पे अपना ध्यान ज़्यादा रहता है, उसको कुछ अलग बनना है। वो तो सबने, जब वो बैंकॉक हम गए थे तो सबने कृति का बोलना, कृति का व्यवहार, कृति का संस्कार जब उन लोगों ने देखा कि मैंने एक सुपरस्टार की बेटी है और वो कुर्सी पे नहीं मिला तो ज़मीन पे भी बैठ गई। सुबह उठते ही दोनों बच्चे मेरे सबका पाँव छूते हैं। इनकेस कि वो सुबह उठते हैं तब भी पाँव मेरा छूते हैं। अगर मैं घर पे रहता हूँ, वो सोने जाते हैं तब भी मेरा पाँव छू के ही सोते हैं। तो वो एक उनके अंदर एक संस्कार गाँव वाला आज भी है, जो हमें अपने बच्चों को देना भी चाहिए। कि कोई भी हो, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका लेबल क्या है, मायने ये नहीं रखता है। वो हमसे बड़ा है तो हमें उसका पैर छूना चाहिए और उसका आशीर्वाद ही हमें बड़ा बनाता है। चौथे सप्ताह में फिल्म रिलीज हो चुकी है, मतलब प्रवेश कर चुका है और सिंगल स्क्रीन को आपने कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा कर दिया। क्योंकि मैं कई थिएटरों में रिव्यू किया हूँ तो सभी लोगों ने बोला कि खेसारी जी की जो फिल्म आई है ये भोजपुरी को बदल रहा है, लॉकडाउन के बाद के खास करके। तो क्या ऐसा और यूनिक होने वाला है कि इसी तरीके से खेसारी जी करने वाले हैं? देखिए, कुछ फिल्में मैं किया हूँ ऐसी भी कि जो कि उस लेवल की नहीं बनी है, जो मैंने संघर्ष से पहले की है और वो भी रिलीज नहीं हुई है। तो आएगी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो मुझे होगा।
बट मैं संघर्ष के बाद जितने भी फिल्में की हैं, मैंने कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है, उससे बड़े लेवल की बनाने की हम सब ने कोशिश की है। इसके बाद रंग दे बसंती, जो कि हमने एक फाइट को मुझे लगता है कि 6 दिन किया, 2 फाइट जो कश्मीर में किया हम लोगों ने 18 से 19 दिन किया, लगातार 4 फाइट है या 5 फाइट है उसमें, लेकिन सबका 4 दिन 5 दिन ऐसे करके कम से कम 55 दिन का शूट हम लोगों ने किया। गाने हम एक गाने 4 दिन में किए, जिसमें 500 डांसर यूज हुए हैं। दिलर मेहदी साहब ने उस गाने को गाया भी है। तो कोशिश अब है कि अब जितना बड़ा अपने भोजपुरी भाषा को, जो लोगों के नज़र में उसकी छवि खराब थी, लोगों के नज़र में उसका अहमियत बहुत छोटा था, उसको बड़ा कैसे किया जाए, तो वो एक माध्यम सिनेमा ही है जिससे हम अपने भाषा की गरिमा को बड़ा कर सकते हैं, जिससे अपने भाषा की गरिमा को दुनिया को बता सकते हैं। क्योंकि वो सिनेमा ऐसा चीज होता है कि हर आदमी के पास वो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि सिनेमा के माध्यम से अपने भाषा की गरिमा बहुत बड़ी है, लेकिन जो लोगों के नज़र में उसकी छवि है, जो धूमिल हुई है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो या लोगों के यूट्यूबरों के मामले से हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ ऐसी आती है कि अपने यहाँ का तो जानते ही यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कोई किसी को गाली दे देता है सिर्फ 10 व्यूअर के लिए, कोई किसी को कहीं स्तर पे नीचे गिरा देता है, चाहे वो या तो प्रधानमंत्री तक को गाली देने को लिए। हिंदुस्तान तो देखिए ऐसा आज़ाद है कि हिंदुस्तान अभी यहाँ से आज़ाद नहीं है, जुबान से आज़ाद हुआ है। जुबान से इतना आज़ाद हो गया है हिंदुस्तान। मानसिकता आज भी गुलामों वाली है। मानसिकता जो है वो गुलामों वाली ही है कि अगर मैं किसी को 10 उल्टा बोल दूंगा तो शायद मेरा अहमियत बन जाएगा। तो करके अहमियत बनाओ ना, किसी को गलत ठहरा के अहमियत बनाने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करके अपने आप को बढ़िया बना लो। तो ये मानसिकता नहीं है। मानसिकता है कि नहीं भाई हम गलत बोल के ही बड़ा बनने, तो वो ज़्यादा देर का लाइफ नहीं होता है। और आप जो गाली दे रहे हो, ग्लोज कर रहे हो, किसी को उल्टा बोल रहे हो, आने वाला भविष्य जो सोशल साइट पे आप करते हो, मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य में आपका भी बच्चा बड़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो तो देखेगा ना इस बात को कि मेरे पापा ने सोशल साइट पे क्या किया है, क्या बेहतर किया है, क्या गलत किया है। तो वो कहीं ना कहीं उसके संस्कार में असर पड़ेंगे और आपके बच्चों पे वो असर डालेगा। तो कोशिश हमेशा ऐसा ही करना चाहिए कि आप आज आपको लगता है कि आप अकेले हो, कल आप पिता भी बनोगे, कल आप दादा बनोगे, तो एक वो मानसिकता तो आपके बच्चों में रहेगी ना। तो आप कैसे सुधारोगे दुनिया को गाली देते समय उसको कि तुम गाली दुनिया को मत दो, क्योंकि आपने तो जब अपने उम्र में थे तो आपने खुद ही दुनिया को गाली दी। बिल्कुल। तो वो बहुत मायने रखता है। तो हमें अभी से सुधारना पड़ेगा। सामने बातचीत होना, गाली गलौज करना या झगड़ा करना वो अलग विषय हो गया, लेकिन सोशल साइट पे हम लोग को थोड़ा सा बचना चाहिए और सबको मर्यादित बात करनी चाहिए, चाहे वो जिस लेवल पे हो, चाहे उनका अहमियत छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन अब बातें मर्यादित करिएगा तो आपसे जुड़ने वाले भी लोग मर्यादित ही होंगे। लेकिन भैया सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा, आपने ऑफ कैमरा एक चीज दिखाया, बहुत अच्छा लगा। लिटरली मैं बोल देता हूँ, रंग दे बसंती लुक का इंतजार बहुत कर रहा है। पर्सनली सबसे पहले तो आपने दिखा दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन लुक बहुत प्यारा लग रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, रंग दे बसंती का कुछ भी आउट नहीं है। और ये लग रहा है कि एक सेट करेगा, जैसे संघर्ष 2 ने एक सेट कर दिया, एक बेंच मार्क सेट किया। रंग दे बसंती मुझे लग रहा है कि वही बेंच मार्क सेट करने वाला है क्या? नहीं, देखिए कि जैसे कि पठान, शाहरुख खान जी का पठान आया तो हिंदी इंडस्ट्री को एक बड़ा सौगात मिला जी। उसके बाद गद्दर 2 ने तो तबाही कर दी जी। उसके बाद अपना जवान जी। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी इंडस्ट्री को धरातल में जा रही थी, साउथ इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी। तो तब साउथ इंडस्ट्री ऊपर आने का कारण उनका कैनवास, उनके पास कहानी, उनकी एक्टरों का जज्बा, उनके एक्टरों का मेहनत, और वही चीजें शाहरुख खान जी ने और सनी पाजी ने की। तो कहीं ना कहीं फिर से एक इंडस्ट्री को नया आयाम मिला, नया एक रास्ता दिखाई दिया। तो वैसा ही है, संघर्ष 2 ने एक वो तिनका बना है, लेकिन सहारा मुझे लगता है कि अपना रंग दे बसंती और गॉडफादर जैसी मूवी, उसके बाद एक और मूवी मेहरबान, फिर राजा राम। तो कोशिश मेरी हर दिन है कि कोई भी काम करूं तो उसमें कुछ ऐसा हो जिससे हमारे भोजपुरी भाषा के लोग जो भूल गए हैं उसको दोबारा फिर से रिपीट करके और दुनिया को बताया जाए कि नहीं, हमारा संस्कार ये है, हमारी चीजें यहाँ तक है। जब भैया राजा राम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अभी पराग सर आपके पास आए कॉन्सेप्ट लेके, तो क्या वाकई में ही एक टाइम में आपने एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसमें कुछ करेक्शन किया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक एक्टर को भगवान के रूप में गेटअप धारित करना
बहुत ही कठिन काम है। और सबसे ज़्यादा जो स्माइल होता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी खुद बने थे जो दूरदर्शन पे, उन्होंने कहा था कि स्माइल बहुत ज़रूरी थी, और वो स्माइल आपने परफेक्ट दिया है उस चीज़ पे। तो उसके लगी क्या तैयारी थी, मतलब वो फील कैसे लेके आया कि मतलब एज ए एक्टर फील आपने कैसे लेके आया कि भाई मुझे राम का कैरेक्टर करना और वही छवि जो दूरदर्शन पे वही छवि यहाँ पे प्रेजेंट करना है। मतलब देखिए कष्ट तो बहुत होता है, क्योंकि आप एक ये छोटा कैरेक्टर नहीं है। भगवान राम का कैरेक्टर करना मुझे लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर क्या है इस धरती पे, और उनको फॉलो करना और उनके स्माइल को, अरुण गोविल जी को देखिए, आज भी आइकॉन तो देखा जाए तो हम लोग को हमारे घर में तो अरुण गोविल जी का ही फोटो होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारी नजर में भगवान का चेहरा तो वही है कि भगवान वैसे ही होंगे। तो उनको फॉलो करना और भगवान के चेहरे को अपने अंदर लेना, उनके चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका। हमने भगवान को तो देखा नहीं, हमने अरुण गोविल सर को देखा। उनको देखने के बाद हम कम से कम समझिए कि उनकी रामायण के सारे एपिसोड देख लिए मैंने, सिर्फ इसलिए कि वो खड़े कैसे होते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं। अब कितना परफेक्ट मैं कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट कोशिश थी, और ये मेरे लिए बहुत टॉप जॉब था और है भी। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें। ये लगता है कि 40 से 45 दिन का शूटिंग होगा, और ये टेक्नीशियन फिल्म का, जिसके हमारा डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, उसके फाइनेंसर हम हैं, हमारा कैमरामैन प्रोड्यूसर है, मैंने टेक्नीशियन, इसमें जितने लोग हैं लाइट मैन से लेकर हर आदमी इसमें प्रोड्यूसर है। रीजन ये है कि भाई देखिए, प्रोड्यूसर को तो प्रोड्यूसर का पैसा लेकर हम लोग काम करते हैं, बट टेक्नीशियन को क्या मिलता है जी? तो मुझे लगा जनिया टेक्नीशियन को भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर प्रोड्यूसर बन गए तो ये बेहतर चीजों के लिए काम करेंगे, और सब लोग बेहतर चीजों के लिए काम करते हैं, बट इनके नजर में ज्यादा चीजें रहती है, हर सेट पे जाना आना देखना, ये सारी चीजें। तो इसलिए राजा राम कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और राम, अब इसलिए राम का कैरेक्टर करना, तो मैं जब राम जी के गेटअप में आता हूँ ना सर, तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं कि कैसे करूंगा, क्योंकि अभी मैं राजा बना, तुरंत मुझे राम बनना है, तुरंत दूसरे कैरेक्टर को प्ले करना है, तो वो सारी चीजें तुरंत जो होता है ना वो, क्योंकि देखिए हमारे पास समय बहुत कम होता है, और उसी लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन राजा को भी प्ले करना है, राम को भी प्ले करना है, तो वो राजा और राम दोनों को प्ले करने में बहुत ज्यादा कष्ट तो हो रहा है, बट ठीक है, मैं कोशिश बिल्कुल 110% कोशिश कर रहा हूँ। अरुण गोविल जी ने एक कहा था इंटरव्यू में कि जब वो राम का कैरेक्टर किए हैं तो उन्होंने मांस मच्छी यानी जो सेवन होता है वो छोड़ चुके हैं। आप इस फिल्म को जब सुने तो आप क्या शूटिंग सेट पे आप इसको पूरी तरीके से जो मांसाहारी जो चीज होता है आपने इसको इग्नोर किया है या फिर क्या है ये, क्योंकि ये सवाल भावना से जुड़े होते हैं, तो आप इसको ये आप कर रहे हैं या फिर क्या है ये? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल, ऐसे भी मांस मछली तो मैं खाता नहीं जी, बहुत कम ऐसे। जिम करता था आदमी, चाहे जिम करता है तो वो जरूरत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खाए हुए 3 महीने हो गए मांस मछली तो, और हमारे सेट में भी मांस मछली नहीं बनता है, क्योंकि राजा राम हम कर रहे हैं, तो राजा राम कर रहे हैं तो, और ऐसे भी अब मन नहीं करता खाने का। जब से आदमी राम का कैरेक्टर देखा है और जीवन में एक राम की जो भूमिका है, उसकी वजह से अब मन नहीं करता है कि नहीं यार, क्या मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर की भावनाओं को और उस कैरेक्टर की आदतों को और उस कैरेक्टर के खान पान को अगर अपने अंदर नहीं लाऊंगा तो मुझे लगता है कि उस मेरे कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी होगा। तो इसलिए ऐसे भी हम लोग कोई, यहाँ मैं ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि यूनिट का एक भी आदमी मांस मछली छूला तक नहीं है जब से ये सिनेमा शुरू हुआ है, चाहे वो राइटिंग लेवल पे हो, क्योंकि राइटिंग में मैं लगातार बैठा हूँ, इसके गाने पे मैं लगातार बैठा हूँ, और एक पूरी कहानी मेरे ऑफिस में ही लिखी गई है, ये पूरे गाने ऑफिस में ही लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है जो आदमी एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने। अब ये फाइट 1 दिन का था, लेकिन इसको 4 दिन किया गया, इसके बाद भी 2 फाइट हैं, वो दोनों के दोनों 4-4, 5-5 दिन के फाइट हैं। इसमें गाने कम से कम 7 से 8 हैं, जो कि सिचुएशनल गाने बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली भगवान राम का शादी होना, बन जाना, वन में रहना, राजगद्दी होना, वो सारी चीज़ें जो सिचुएशनल गाने हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए, वो हमारी पारंपरिक गाने, वो सारी चीज़ें कोशिश की गई है। तो देखिए आगे भगवान का लीला क्या होता है। 2 हीरोइन है इसमें, सीता माता भी जो बनी है और एक सपना चौहान जी है। 2 हीरोइन के साथ केमिस्ट्री किस तरीके से होने वाली है? देखिए, एक आस्था की फिल्म है,
तो आस्था की फिल्मों में हीरोइनों का ज़्यादा वर्क तो होता नहीं है, हम्म। क्योंकि भगवान राम की एक जीवनी है। हम्म। तो उसमें सीता का कितना किरदार है वो सीता का निभा रही है। जो राजा के हीरोइन है, तो राजा बेसिकली एक राजा है और उसकी जो हीरोइन है, इसमें कई सारी 1-2 लड़कियां और आएंगी जो कि राजा के कैरेक्टर के लिए। लेकिन राम का कैरेक्टर, एक आदमी की जीवन कैसे होती है कोई राम से सीखे, धैर्य क्या होता है कोई राम से सीखे, मर्यादा क्या होती है कोई राम से सीखे। दिक्कत यहाँ है कि सर हम किताब पढ़ते हैं, अमन नहीं करते जी। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप मत पढ़िए, आप बस अपनी जिंदगी से लड़िए, वही तो राम है। मर्यादा को निभाने वाला जो व्यक्ति है वो राम है। जो गद्दी पे बैठना है और वनवास मिला और हंसते हंसते कबूल कर लिया, वही तो राम है। असहाय लोगों का सहारा बन गया, वही तो राम है। तो आपके जीवन में भी एक राम है, बशर्ते आप करते जाइए। आपके भी इतिहास कहीं ना कहीं, जीते जी तो दुनिया आपको देखिए अच्छा नहीं बोलने वाली, और ये दिमाग से हटा दीजिए कि जीते जी आपको दुनिया अच्छा बोलेगी, कतई नहीं बोलेगी। आपकी की हुई चीज मरने के बाद समझ में दुनिया को आती है। तो कोशिश ये करना है कि हम मरने के बाद भी दुनिया के नज़र में जिंदा रहें। वो कैसे रह सकते हैं, वो बेहतर करके रह सकते हैं, वो लोगों का हेल्प करके रह सकते हैं, असहाय का सहारा बन के कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके हित में है, जो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, किसको गलत सही समझ में नहीं आता, तो आप अगर गलत है तो उसको मत करिए। आप भगवान राम का विचारधारा पे चलिएगा ना, तो मुझे लगता है कि जीवन में आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाइएगा, क्योंकि उनका विचारधारा ही उनको हीरो बनाया। आपके मन में जो चीज़ें चलती है वही आपको हीरो बनाती है। उनके मन में आया कि सबरी का जूठा बैर खाना है मुझे, उन्होंने खाया। तो एक लोग अछूत बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उनको माँ से संबोधित किया। तो दुनिया के कोई भी रिश्ते जो लगते हैं ना कि ये छोटी जाति से है, अगर वो कोई बुजुर्ग है तो उनको अपने पिता की तरह मान लीजिए, तो वो छोटी जाति से नहीं है, वो आपके कहीं ना कहीं पिता हो गए। अब पिता का पैर छूने में कोई असहज नहीं होना चाहिए इंसान को। अगर कोई मैं ठीक है, लोग कहते हैं ना कि ये नीच जाति का है, कोई कहता है, अगर वो लड़की है उसको बहन बना लीजिए, तो मुझे लगता है कि वो जाति प्रधान नहीं है, वो आपका मानना प्रधान है, और आपने उसको माना और उसके नज़र में आपकी अहमियत बढ़ गई। तो गुण आपको नहीं गाना है, गुण तो दूसरा कोई गाता है, और आपके बारे में जब दूसरा कोई बताता है तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपकी सफल है, क्योंकि आप हमेशा लोगों को सफल बनाए। लेकिन उसी राम पे अधिक कमेंट किया जाता है कि ब्राह्मण का पैर छूते हुए, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन उसी को ट्रोल किया जाता है कि साड़ी जी अपने उम्र के बंदों को पैर छूते। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सेंटिमेंट पे रिएक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एज ए आप बता सकते कि क्या ब्राह्मण का पैर छूना कोई गलत बात होता है क्या? मतलब इस पे भी कई सारे आप ट्रोल किया जा रहा है आपको, तो क्या देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, बात ब्राह्मण का नहीं है, बात श्रद्धा का है। आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा क्या है, वो आपके विचारधारा क्या है, वो मायने रखता है। किसी का पैर छू लेने से कोई छोटा थोड़ी होता है। आपकी अहमियत क्या, मैं किसी का पैर छू लूँ तो मैं ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए। मेरे गांव में बहुत सारे दादा लगते हैं जो कि हमारे घर से जस्ट सटा हुआ ही एक हरजन बस्ती है। तो हरजन बस्ती में जब भी हम जाते हैं तो जो भी मेरे पापा की उम्र के हैं, जो भी मेरे दादा की उम्र है, मैं तो उनका भी पैर छू लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इनको दादाजी कहा है, और बाबा कैसन बड़ा बाबा का चचा का हलवा। बात वहाँ उसकी नहीं है, बात वहाँ उसकी है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का आशीर्वाद, जाति कोई प्रधान नहीं होती है। पवन जी, जहाँ तक मेरे से, पवन पांडे जी मेरे से बड़े भी हैं, और बड़े के साथ साथ एक ब्राह्मण मित्र हैं। तो जब कृष्ण जी अपने दोस्त मित्र सुदामा को गले लगा सकते हैं, अपने सिंहासन पे बैठा सकते हैं, तो ये तो हमारे कुल में है ब्राह्मणों का इज्जत। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि ब्राह्मण का इज्जत हर उस आदमी को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान का एक स्रोत है। ज्ञान ऐसा नहीं कि किसी के पांव छूने से मुझे आपको ज्ञान मिल जाएगी। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, हर दिन गाली देते रहते हैं, तो उनको तो गांव में कोई गोड़ भी नहीं लगता है, हाथ भी नहीं उठाता कि बाबा प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि आपको पुजवाता क्या है, आपके कर्म पुजवाते हैं आपके। जी। मेरे कहने का मतलब सर कि भगवान राम जाति से तो राजपूत थे,
उसके बावजूद भी आज भगवान राम के मंदिर जाते हैं ब्राह्मण लोग, तो उनका पैर छूते हैं ना। अगर मान लिया जाए कि भगवान राम तो राजपूत थे, जी भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवंश कुल के थे, रघुवंशी थे भाई, लेकिन उनका पैर ब्राह्मण कुल के लोग आज के जाके छूते हैं कि नहीं छूते हैं? तो ब्राह्मण कुल के होने से कोई पैर नहीं छूता है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण का इज्जत और सम्मान हमारे माँ बाप दादाओं ने किया है तो हम करते हैं, वो हमारे खून में है। लेकिन जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि उस जाति से बढ़कर आपका कर्म है, और कर्म प्रधान विश्व कर रखा। इस दुनिया में अगर आपके बेहतर कर्म हो तो आप कहीं भी पूजे जाते हैं। हम रविदास जी के मंदिर में जाते हैं तो वो जाति से तो कुछ अलग है, लेकिन रविदास मंदिर में हम जब जाते हैं, रविदास जी की हमारी यहाँ पूजा भी होती है, तो हम जाकर उनका पैर छूते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर जाति धर्म का पैर नहीं छू रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि नहीं, इसका कर्म प्रधान है। ये कर्म करते हैं। बाबा प्रणाम, मैं ही नहीं, मैं अपने पापा को पैर छूते हुए देखा हूँ, और आज भी मेरे पापा जितने भी ब्राह्मण कुल के लोग होते हैं, पवन बाबा का पैर मैं ही नहीं, मेरे पापा भी छूते हैं, क्योंकि वो हमारे पुरोहित हैं। हमारे पुरोहित मतलब देखिए, जजमान और पुरोहित का एक रिश्ता होता ही है। और मैं तो अखिलेश कश्यप जी का पैर छूता हूँ, वो तो मेरे से कहीं ना कहीं मेरे से बाद में इंडस्ट्री में आई। मैं मनोज मिश्रा जी का पैर छूता हूँ, मैं अपने मैनेजर सोनू का पैर छूता हूँ। अब छोड़िए ना, बाकी तो हटा दीजिए। रीजन वहां वो नहीं है, क्योंकि देखिए ब्राह्मण कुल ऐसी चीजें हैं कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण का शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी का नाम व्यास कमलाकांत मिश्रा जी है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मुझे लगता है, बाकी दुनिया को क्या लगता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, ब्राह्मण कुल के लोग पूजनीय होते हैं, क्योंकि मैं शुरू से गांव में रहा हूं तो ये मुझे पता है और मैंने देखा भी है। तो मैं जो देखा है उसे आज मैं अगर ब्राह्मण का कल से और कैसे हो पापा, तो मैं हमेशा छुआ हूँ, और आज भगवान ने मुझे दिया क्या है, ये जो भी मिला है मुझे, चाहे वो मेरे स्टार्टअप में चाहे जितना भी हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार मिला हो कि रिकॉर्ड मशीन मिला हो, चाहे दुनिया का कोई भी लाइन मेरे लिए अगर जनता ने बोला है, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि वो मिल गया है तो मेरे लिए वो मेरे बाप की जागीर हो गई है। नहीं, आज नहीं तो कल मेरे से छीना जाएगा वो, क्योंकि स्टार्टअप सर किसी की जागीर नहीं। और हर दिन भगवान राम गए तो कृष्ण फिर आए ना, कलयुग में भी बहुत सारे भगवान हैं। तो मेरे कहने का मतलब, कोई आता है तो कोई जाता है, तो जो चीज मेरी जागीर है ये नहीं है, उस पे घमंड किस काम का। पहले बहुत मेरे पास उत्तर होते थे, लोगों के सवाल भी बहुत होते थे, मेरे पास उत्तर भी बहुत होते थे, लेकिन अब उत्तर देने का मन नहीं करता है, अब जवाब देने का मन नहीं करता। कितना जवाब तुम्हें, मैं जितना जवाब देते जाऊंगा उतना ही उत्तर बनते, सवाल होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने काम से उत्तर दे दूं लोगों को, मैं अपने जुबान से उत्तर ना देके मैं काम से उत्तर दूं। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है वो बोल रहा है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो बोलने दीजिए ना। वो जितना मुझे गाली दे रहा है तो उसका गाली मैं लूंगा तब ना पता चलेगा मुझे। मैं ले ही नहीं रहा भाई, तू गाली दे, जितना तुझे देना है दे, मेरा काम बोलता है। मैं अपने काम को लेके ईमानदार हूँ, जहाँ से मेरी पहचान है, उसके बोलने और गाली देने से मेरी पहचान नहीं है। मैं उस लेवल पे पहुंचा हूँ इसलिए वो बोल रहा है। अगर मैं किसी लेवल पे नहीं होता तो बोलता क्यों, क्योंकि वो किस लेवल पे नहीं है। अगर उस लेवल पे होता तो उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले हम क्या होते हैं, किसी प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन जब हम प्रवचन खुद करने लगते हैं ना, तो प्रवचन सुनने वालों का अहमियत समझ में आता है। लेकिन भैया लास्ट सवाल रहेगा, राम जी तो पहले आ गए, लेकिन चर्चा पहले थी वीर हनुमान जी की, हनुमान जी की यानी कि, लेकिन राम जी पहले आ गए। अब वीर हनुमान का बारे में बताइए, क्या अपडेट है? मतलब पता नहीं चल रहा है, आप ही बता सकते हैं। हनुमान कैसे आ सकते हैं? राम के बिना हनुमान नहीं आएंगे। पहले राम आए, उसके बाद हनुमान आएंगे, क्योंकि जब राम पैदा हुए उसके बाद ही हनुमान की पहचान बनी। तो राम पहले हम लाएंगे, उसके बाद हनुमान तो आ ही जाएंगे, चाहे जैसे भी आए, अपना मारेंगे छलांग और उड़ेंगे वो। ऐसा अनाउंसमेंट के टाइम पे ही इतना चर्चा मार्केट गर्म हो चुका था कि भाई आएगा आएगा आएगा, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ना पराग सर बता पा रहे हैं। तो इसीलिए सीधा सीधी आप ही बता दीजिए कि ये कब तक कुछ सस्पेंस में ही आदमी को पता चल जाए कि आखिरकार है क्या। देखिए, अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं वो
चीज़ें बनेगी, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ग्राफिक्स होती है और बिग बजट की चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। रीजन कि उसका सीजी वर्क से लेकर हर एक एक पॉइंट पे बैठना पड़ता है, प्रोड्यूसर को इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर के लिए टॉप जॉब हो जाता है कि आस्था पे जब भी आप काम करिएगा सर, आपको रिस्क कवर तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि आस्था पे ट्रोलिंग भी बहुत होती है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे लाइन में तो, और भोजपुरी में खास करके, आप बेहतर करिए तो बेहतर एक ही बार बोला जाएगा आपको, लेकिन आप एक गलती कर दीजिएगा ना तो उसके लिए 20 वीडियो बनेगी। सही बात है। अगर आप बेहतर कर दीजिएगा ना तो वो एक वीडियो आपका दुश्मन भी एक वीडियो बनाएगा, जो आपको प्यार नहीं, आपको जो नहीं चाहता है वो एक वीडियो बनाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर दिए ना तो वही आदमी आपके खत्म करने के लिए और आपकी अहमियत को नीचा दिखाने के लिए कम से कम 20 वीडियो बनाएगा कि हाँ अब तो लपेटे में आ गए खेसारी, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, अब मैं इस सब चीजों पर सोचता नहीं। भोजपुरी का पहले न्यूज देखता था सर, मैं आज बताता हूँ, अब नहीं देखता मैं। भोजपुरी के सारे जितने भी न्यूज है ना, मैं साइड ही रखता हूँ। अब सुबह यूट्यूब नहीं खोलता, बिल्कुल नहीं खोलता। जो अपना मैसेज आदमी देखता है, और अब यूट्यूब से बहुत दूर हो गया हूँ मैं, ना यूट्यूब देखूंगा और ना ही इन लोगों की समझ में आएगी कि कौन मुझे क्या बोला। और मेरे में फेसबुक है नहीं, फेसबुक दूसरे लड़के में है, तो वहीं से लाइव अपने आता हूँ। फेसबुक मैंने लॉगिन भी नहीं किया है। तो रीजन ये है कि अब कितने लोगों का जवाब दीजिएगा सर, आप आज जवाब दीजिएगा उसकी अहमियत बढ़ेगी, आज जैसे उसकी अहमियत बढ़ेगी 2 आदमी और खड़ा हो जाएगा कि मैं भी अपना अहमियत बढ़ा लूँ। तो इससे बेहतर है कि भाई उसी पे अंत करो, जिसको जो बोलना होगा मैं बोलूँगा, फिर दुनिया ट्रोल करेगी उसको, उसके पास 10 लोग न्यूज लेने जाएंगे, 10 लोगों के पास हो जाएगा न्यूज लेने के लिए। करते करते पता चला जे 2 शब्द मेरे यहाँ से उठाए, 2 शब्द उसके यहाँ से उठाए और उसी को एक न्यूज बना दिए। तो इसीलिए अब शब्दों को भी बोलने में ना बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बोले आदमी। पहले नहीं धड़क आदमी कुछ भी बोल जाता था, लेकिन अब नहीं आता, मन नहीं करता बोलने का किसी के लिए। और अपने पास काम इतना है, या हम अगर काम के बारे में बोले तो वही कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाती है। तो फालतू लोगों के लिए बोलने का कोई रीज़न बनता नहीं है। और पहचान किसी के गाली देने से नहीं होने वाली है। तो लाख किसी को गाली दे दे भाई, करना तो मेहनत ही पड़ता है। और सबका कहना यह है कि मेहनत तो हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं। भाई मेहनत होती तो तू कुछ बन गया होता। बिल्कुल सही बात है। मेहनत करने वाले कहते हैं कि मेहनत हम किए, और हम कहते हैं तो हम बने हैं, हम प्रूफ किए हैं। और जिंदगी में आप मेहनत करिएगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ करके बताइए ना कि हाँ मैंने मेहनत की, हाँ हम मेहनत करके बॉडी बनाए तो दुनिया देख रही है ना कि हाँ मैं विदाउट मेहनत तो बॉडी बनती नहीं है। और मैं डांस अगर अच्छा करता हूँ तो विदाउट सीखे तो हो नहीं सकती, फाइट अच्छा करता हूँ तो विदाउट सीखे तो हो नहीं सकती। जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो एक्टिंग में करता ही नहीं, जो करेक्टर मिलता है उस करेक्टर को सोच लेता हूँ, अपने आप डायलॉग निकलने लगते हैं। तो जिंदगी में कोशिश यही करिए कि बेहतर करिए। माँ बाप, सुबह उठता हूँ तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती है, माँ को फ़ोन करना, पापा को फ़ोन करना, उसके बाद बच्चों को फ़ोन करना, उसके बाद समाज का जितने भी लोग हैं, इर्द गिर्द के जितने की ज़रूरत है, जो कि काम है, उसके बाद रूटीन शुरू होता है। लेकिन सुबह शाम का 3 रूटीन है कि मम्मी का प्यार और आशीर्वाद और पापा का प्यार आशीर्वाद, ये बड़ा ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको जब तक वो ज़िंदा है, और उनको ज़िंदा रखे आदमी अपने ऊर्जा से, अपने प्यार से, कि जब तक जिंदा है उस आशीर्वाद से मैं वर्जित ना रहूं। हर दिन उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा मिलता है। प्रभु श्री राम का जनता का मैसेज, प्यार सा एक प्रभु श्री राम की स्टाइल में थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए कि ये बाइट, ये जो लास्ट इमोशन कुछ ऐसा कर दीजिए कि आज लोग कहें कि वाकई में ही प्रभु श्री राम के शब्द है। बस मुझे लगता है कि अगर आपको राम बनना है ना तो मर्यादित बात करिए, मर्यादा में रहिए, संस्कार में रहिए, अपने जुबान पे कंट्रोल करके बातें करिए। बात ऐसा बोलिए कि जिसमें समाज का भी हित हो, आपका भी हित हो। अपने माँ बाप का सेवा करिए। एक छोटा बच्चन के लिए भगवान राम 14 बरस के वन काट लिए। आजकल के माँ बाप के जो हैं उनको वन भेजा जा रहा है, उनको वृद्धा आश्रम भेजा जा रहा है। आपको राजा राम जब देखेंगे तो वो कहानी समझ में आएगी। तो पहले वनवास माँ बाप के कहने से बच्चे चले जाते थे, और आजकल बच्चा माँ बाप को ही वनवास भेज देता है। क्या बात, बस अंतर इतना ही है, और वही है राजा राम। थैंक यू भैया हमसे बात करने। थैंक यू सो मच।